हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी मैथ्स पे। देखिए डियर फ्रेंड्स, अभी बहुत जल्दी यानी कि लगभग 15 दिन के बाद में आपकी रीट 2025 के एग्ज़ाम होने वाली है 27-28 फरवरी को। तो हालांकि ये जो मैं आपको जो भी वीडियो इस चैनल पे प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ये वीडियो रीट में वो थर्ड ग्रेड जो मेंस एग्ज़ाम लगेगी ना आपकी, कभी भी लगे, चाहे वो हो सकता है ये रीट होने के बाद में, अभी उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, अपने 2025 एंड तक वो एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो आप सबको पता है कि भाई आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी है, रीट को तो आप आराम से पास कर ही लेंगे। तो उसके बाद में आपको अगर थर्ड ग्रेड की एग्ज़ाम देनी है तो उसके लिए भी ये वीडियो मेरे यूज़फुल रहेंगे। आप इनको बिल्कुल बराबर देखते रहें। तो मैं छोटे छोटे वीडियो के रूप में आपके लिए कुछ साइकोलॉजी के कुछ छोटे छोटे टॉपिक, जैसे आज मैंने इस वीडियो के अंदर आपके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आपके सामने लेके आया हूँ। और आपको इसमें मैं सिर्फ की पॉइंट बताऊँगा। हालांकि ये जो डॉक्यूमेंट है NEP 2020 वाला, ये बहुत लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट्स है अपने आप में। तो पूरी चीज़ों को आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके लिए इसके अंदर लेके आया हूँ। तो देखिए आज अपन इस वीडियो के अंदर NEP को बिल्कुल क्लियर करेंगे। उसके बाद में मैं तकरीबन 20 से 25 क्वेश्चन की भी लेके आऊँगा इस टॉपिक के रिगार्डिंग, जो पर्सन बनेंगे इंपॉर्टेंट, और जो पिछले एग्जाम्स में आए हुए पर्सन है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। अब अपन थ्योरी पढ़ते हैं इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में, क्या क्या बोला गया है, क्या है ये। तो आपको सबको पता, ये ऑलरेडी पता होगा कि जो अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, ये जो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी अपने भारत में, सबसे पहले जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी 1968 के अंदर बनी थी। उस टाइम पे अपने प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थे। और दूसरी शिक्षा नीति आपके 1986 में आई थी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे। और जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, न्यू एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, वो अपने नरेंद्र मोदी जी के टाइम में प्रधानमंत्री थे ये इस टाइम पे, उस टाइम पे आई थी। तो देखो इसका थोड़ा सा अगर हम देखें, यहाँ पर इतिहास के बारे में थोड़ा सा देखें, तो जो प्रथम शिक्षा नीति आई थी ना, वो कोठारी आयोग की सिफारिश के आधार पर जो अपने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे, उन्होंने ये नीति लेके आए थे। कोठारी आयोग ने इस नीति की सबसे पहले सिफारिश दी थी, तो आपको ये भी याद रखना है। दूसरी जो शिक्षा नीति आई थी राजीव गांधी जी के समय में, वो 1986 के अंदर, वो एक समिति बनाई थी उस टाइम भी। उस समिति का नाम था चट्टोपाध्याय समिति, शिक्षा की चुनौती, ये इसका मेन वाक्य था। और ये अगस्त 1985 में बन के तैयार हुई थी, नामक एक शिक्षा की चुनौती, इस प्रकार का कोई एक दस्तावेज था। उसके आधार पर ये बनाई गई थी सबसे पहले राजीव गांधी के टाइम में। और जो अपने तीसरी शिक्षा नीति और जो नई शिक्षा नीति है, अंतिम शिक्षा नीति भी बोल सकते हैं इसको, ये 2020 में आई थी। हालांकि ये इस पर चर्चा जो है, इस पर चर्चा तो बहुत समय पहले 2014 जब स्टार्टिंग में प्रधानमंत्री जी अपने PM बने थे, उस टाइम से ही इस पर चर्चा चल रही थी। और यहाँ पर एक के कस्तूरी रंगन समिति बनाई गई थी, और उसकी सिफारिश पे ये जो है शिक्षा नीति आई थी। और इस के लिए जो कैबिनेट, जो आपका जो समिति गठित की गई थी ना भाई, कोई भी शिक्षा नीति, कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने से पहले उस पर एक समिति बनाई जाती है। तो वो जो समिति के अध्यक्ष थे वो भी के कस्तूरी रंगन ही थे, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अपन यहाँ पे देखते हैं कि NEP 2020 की पृष्ठभूमि क्या है। तो पृष्ठभूमि के लिए देखो, 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो BJP थे, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में ये नई शिक्षा नीति लाने की घोषणा सबसे पहले 2014 में की थी। और फिर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में BJP सरकार बनी थी। और 31 अक्टूबर 2000 यानी कि 31 अक्टूबर 2015 को सरकार ने पूर्व कैबिनेट सचिव थे TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यों वाली एक कमेटी का गठन किया था। और इस कमेटी ने, आपको मैं बता दूं, इस कमेटी ने 27 जुलाई 2016 को अपनी रिपोर्ट दी थी, ठीक है। और फिर इसके बाद में 24 जून 2017 को इसरो के प्रमुख वैज्ञानिक थे
इसरो के प्रमुख भी रहे हुए हैं के कस्तूरी रंगन जी। उनकी अध्यक्षता में एक 9 सदस्य वाली कमेटी बनी और फिर उन्होंने ये शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार किया था। ठीक है, आपको देखो इसमें इम्पोर्टेंट डेट आपको याद रखनी है। एक तो रखनी है आपको देखो 31 जुलाई, है ना, 31 जुलाई 2019 को तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री थे अपने रमेश पोखरियाल जी निशंक, है ना, रमेश पोखरियाल निशंक को अपनी रिपोर्ट बना के और इनको प्रस्तुत की थी। 31 जुलाई 2019 में रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि जो जनवरी 2015 में, ठीक है, जनवरी 2015 के अंदर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इस नीति को बनाने की घोषणा की गई थी। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD, उसका जो नाम है ना वो भी आजकल परिवर्तित कर दिया है। इसका नाम हो गया है आजकल, आपको सबको पता होगा, शिक्षा मंत्रालय इसको बना दिया है। देखो ये मैंने यहाँ पे भी लिखा है, मई 2016 में अध्यक्ष TSR सुब्रमण्यम कैबिनेट सचिव रहे थे ये। जून 2017 में नया अध्यक्ष बना था डॉक्टर कृष्णस्वामी कस्तूरीरंगन, के कस्तूरीरंगन, के फुल फॉर्म में कृष्णस्वामी कस्तूरीरंगन। 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति जारी की गई MHRD रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा। और इस जो ये शिक्षा नीति है उसमें टोटल 4 भाग हैं और 27 अध्याय। तो यहाँ पर जो पहला अध्याय है ना उसमें आपको लगभग स्कूली शिक्षा के बारे में बोला गया है, दूसरे अध्याय में उच्च शिक्षा के बारे में, और तीसरे अध्याय में केंद्रीय विचारणीय मुद्दे रखे गए हैं, और चौथे अध्याय में क्रियान्वित की जाए, यानी कि कौन सी नीतियाँ बनाई जाएँ और उन नीतियों को कैसे उनको क्रियान्वित किया जाए उसके बारे में अध्याय चौथे में आपको ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं। नेक्स्ट में देखेंगे आप यहाँ पर कि NEP 2020 की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखो सतत विकास लक्ष्य SDG को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, SDG 04 सार्वभौमिक गुणवत्ता शिक्षा, यानी कि सार्वभौमिक ज्ञान का मतलब सबको समान रूप से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए ये NEP बनाई गई। और यहाँ पर सतत विकास लक्ष्य SDG को प्राप्त करने के लिए SDG आपको बता दिया मैंने, SDG 04 सार्वभौमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए NEP 2020 बनाई गई। NEP 2020 के आधार स्तंभ क्या है, तो ये स्तंभ इम्पोर्टेंट है, ये 5 स्तंभ हैं NEP के। पहले 3 अक्षर A से स्टार्ट होते हैं और फिर EQ यानी कि AAEQ। आपको याद रखना है एक्सेस पहुंच, यानी कि शिक्षा की सभी बच्चों के पास पहुंच, सभी हर एक मानव के पास में शिक्षा की पहुंच होनी चाहिए। अफोर्डेबिलिटी वहनीयता, और अकाउंटेबिलिटी उत्तरदायित्व, और शिक्षा में क्या होनी चाहिए आपकी क्वालिटी होनी चाहिए गुणवत्ता, और इक्विटी समान रूप से सबको दी जानी चाहिए। इसका मतलब पहुंच, वहनीयता, उत्तरदायित्व, गुणवत्ता और समानता, ये 5 इसमें क्या है, इसके आधार स्तंभ है। शिक्षा नीति के मार्गदर्शक सिद्धांत क्या क्या हैं, तो देखो शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा है, शिक्षा की धुरी है, प्रत्येक बालक में विशिष्ट योग्यताएं होती हैं, उनकी पहचान कर उनका विकास किया जाना चाहिए। इसके बाद में मानवीय एवं संविधान के मूल्यों का विकास करना, स्कूल स्तर पर संकाय या वर्ग को समाप्त किया जाए, सीखने सिखाने की प्रक्रिया का CC अभिन्न अंग होना चाहिए, और फिर है रचनात्मक आकलन पर बल दिया जाना चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस शिक्षा नीति में बताई गई हैं। नई शिक्षा नीति की विशेषताएं क्या क्या हैं, तो देखो एक तो है सार्थकता को क्रियान्वित करने के लिए शिक्षा मंत्री द्वारा जारी दिशा निर्देश, शिक्षा मंत्रालय की स्थापना, और सकल घरेलू उत्पाद GDP का 6% हिस्सा शिक्षा के ऊपर खर्च किया जाएगा। पहले ये कुछ कम था, ये पहले मेरे हिसाब से 4 पॉइंट और कुछ 4-5 के लगभग था, 4.43% ही हिस्सा खर्च किया जाता था कुल GDP का शिक्षा पर। अब इसका टारगेट रखा गया है कि कुल GDP का जो है यहाँ पर 6% खर्च किया जाएगा शिक्षा के ऊपर। फिर इसमें चौथा पॉइंट है नवीन पैटर्न पद्धति। आप सबको पता है कि भाई नई शिक्षा नीति में जो बच्चों को जो
अपने जो स्कूली शिक्षा के अंतर्गत बच्चों को 5+3+ पहले 10+2 थी ये, अब ये 5+3+3+4 हो चुकी है, यानी कि कुल 18 वर्षों तक बच्चों को जो है शिक्षा इसमें दी जाएगी, 3 से लेके और 18 तक। पहले यहाँ पर 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दी जाती थी मुफ्त में, अब लेकिन इसका दायरा बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर देखो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो 5 वर्ष, जो पहले 5 वर्ष है यानी कि 3 से लेके 8 वर्ष तक, इस स्तर को कहा जाएगा पूर्व प्राथमिक व कक्षा 1-2। पूर्व प्राथमिक का मतलब है प्राथमिक से पहले जो 3 कक्षाएं होती हैं, है ना, प्राथमिक से पहले आंगनवाड़ी वाली जो 3 कक्षाएं होती हैं वो हैं ये 3 कक्षाएं पूर्व प्राथमिक। और कक्षा पहली और दूसरी, इन पांचों को मिला के और इनको बोला गया है फाउंडेशनल स्टेज। 3 वर्ष, फिर अगले 8 वर्ष से लेके 11 वर्ष तक, 8 से नहीं है ये, 9 से, है ना, 9 वर्ष से लेके 9, 10, 11, 3 वर्ष के लिए कक्षा 3 से 5, मतलब 9 साल का बच्चा तीसरी कक्षा में, 10 साल का बच्चा चौथी में और 11 साल का 5वीं पास कर लेगा। इस स्टेज को बोला गया, इस टाइम को प्रीपरेटरी स्टेज। फिर नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 3 वर्ष, मतलब ये वाला 3 वर्ष, तो 11 वर्ष, है ना, मतलब 12, 13 और 14, इन 3 सालों में बच्चा 6वीं से लेकर 8वीं तक पढ़ेगा और इस टाइम पीरियड को बोला गया है मिडिल स्टेज। फिर लास्ट के 4 वर्षों में, यानी कि 15, 16, 17 और 18 वर्ष के जो 4 साल में बच्चा कक्षा 9 से 12 पास करेगा और इसको बोलेंगे माध्यमिक स्टेज, मिडिल स्टेज। उपरोक्त नवीन पैटर्न को लागू करने के लिए पीएम श्री योजना चलाई गई थी। आप सबको ये ध्यान में रखना है, 5 सितंबर 2022 को। और पीएम श्री प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, इसकी फुल फॉर्म है। प्रथम चरण में पूरे देश के अंदर 14,500 स्कूल खोले गए थे। प्रत्येक ब्लॉक में 2 स्कूल खोलने का इसमें प्रस्ताव रखा गया था। इस प्रकार से अपने राजस्थान के अंतर्गत देखें तो 358 ब्लॉक में 716 कुल स्कूलें खोली गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अध्याय, अब देखो अध्यायवार पढ़ेंगे अपन। पहले अध्याय में देखो किसके बारे में बात की गई है। पहले अध्याय का जो सेंटर पॉइंट है, जो मध्य बिंदु है, वो है ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी कि प्रारंभिक बचपन देखभाल व शिक्षा। लक्ष्य इसके अंदर रखा गया था कि 2030 तक 3 से 8 वर्ष तक के बच्चों को ECCE उपलब्ध करवाया जाए, यानी कि कोई भी बच्चा पीछे नहीं छूटे। सभी बच्चों को 100% 3 से 8 वर्ष के बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये शिक्षा दी जानी चाहिए। पाठ्यचर्या के बारे में भी इसी अध्याय में बात की गई थी कि 8 वर्ष तक की शिक्षा के लिए एक पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाएगा। और जो शिक्षा होगी वो 3 से 6 वर्ष के बच्चों की जो शिक्षा होगी वो अनौपचारिक शिक्षा होगी, मतलब उसमें कागज़ पेंसिल पेन का कोई काम नहीं है, आंगनवाड़ी और बाल वाटिकाओं के अंदर। फिर औपचारिक शिक्षा स्टार्ट होगी 6 वर्ष से 8 वर्ष के बच्चों के लिए, ये स्कूल के अंदर की करवाई जाएगी। अध्याय 2 के अंदर कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी गई है, वो है FLN। FLN आपके बारे में RT के अंदर भी FLN है। तो FLN का जो फुल फॉर्म होता है वो है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, यानी कि बुनियादी साक्षरता एवं संख्या का ज्ञान बच्चों को दिया जाना चाहिए। 2025 तक टारगेट रखा गया कि 9 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ना व लिखना और संख्याओं का ज्ञान तो आ ही जाना चाहिए। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक अभियान भी चलाया गया, जिसको कहते हैं निपुण भारत मिशन। स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम, कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले बच्चों को औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार करना, और इसकी अवधि थी 12 सप्ताह या 3 माह, यानी कि बच्चे को 1 साल में 12 सप्ताह या 3 माह औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार किया जाएगा। और वो कार्यक्रम है, एक प्रकार से ये कार्यक्रम स्कूल में चलाया जाएगा, जिसका नाम है स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम। अध्याय 3 के अंदर बोला गया है कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण, ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या में कमी करना, यानी कि ऐसे बच्चे जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं उनको वापस मुख्यधारा से जोड़ना। और सार्वभौमिकरण का मतलब सभी जगह पे कोई भी बच्चा मतलब शिक्षा से अछूता नहीं रहे, इस अध्याय में ये बात कही गई है। इस अध्याय में मेन इंपॉर्टेंट एक चीज़ और लिख दी गई है कि GER, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाया जाए, यानी कि इसका लक्ष्य भी रखा गया गवर्नमेंट द्वारा कि 2030 तक के GER को 100% किया जाए, सकल नामांकन अनुपात।
अध्याय 4 में कहा गया है पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र के बारे में कि पाठ्यक्रम स्कूली जो अपने कक्षाएं हैं और जो बाद की कक्षाएं हैं, मतलब पूरी शिक्षा के अंदर किस क्लास का कैसा पाठ्यक्रम हो, इस पर ही इस अध्याय में बताया गया है। विषयों के चुनाव में भी लचीलापन इसमें दिया गया है। आज से पहले तो क्या होता था कि जैसे साइंस और मैथ लेने वाला बच्चा कॉमर्स नहीं पढ़ सकता, कॉमर्स लेने वाला साइंस मैथ नहीं पढ़ सकता, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब बच्चा 9th क्लास में सब्जेक्ट लेना स्टार्ट कर देगा और वो अपनी मर्जी से एक सब्जेक्ट के साथ कोई भी दूसरा सब्जेक्ट ले पाएगा। लचीलापन का मतलब ये होता है। और इसमें कहा गया है चौथे अध्याय में कि बहुभाषावाद व भाषा शक्ति का विकास होना चाहिए। कक्षा 5 तक मातृभाषा में पढ़ाया जाना चाहिए। आवश्यकता अनुसार कक्षा 8वीं को भी मातृभाषा में पढ़ाया जाना चाहिए। फिर इसमें आपको ऐसे के बारे में बोला गया है, समेटिव असेसमेंट योगात्मक आकलन की जगह रचनात्मक आकलन पर बल दिया जाना चाहिए। मतलब ऐसे की जगह आपको FA पे क्या देना चाहिए, बल देना चाहिए। बहुआयामी होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड तैयार करना, यानी कि बच्चे का 360 डिग्री आकलन होना चाहिए। सभी प्रकार से बच्चे का आकलन होना चाहिए। नवीन पद्धति 5, 3, 3, 4 के अनुसार पाठ्यक्रम बनाया जाए। और बोर्ड परीक्षाएं 1 वर्ष में कितनी बार हो, 2 बार होनी चाहिए, ये इसमें बताया गया। बोर्ड परीक्षा के अंदर भी बोर्ड परीक्षा को भी 2 पार्ट्स में बांट दिया है। एक तो मुख्य परीक्षा होगी, एक सुधार परीक्षा होगी, यानी कि एक परीक्षा होगी मुख्य, उसमें क्या कमी रही उसके सुधार करने के लिए फिर दूसरी सुधार परीक्षा होगी। उसके बाद में राष्ट्रीय स्तर पर एक आकलन या मूल्यांकन केंद्र भी स्थापित किया जाएगा, उसका नाम होगा परख। अध्याय 5 के अंदर बताया है शिक्षकों के बारे में, इसके अंदर बताया गया। अध्याय 5 में आपको सिर्फ देखो जो एग्जाम के अंदर जो प्रश्न आते हैं ना, वो सिर्फ ऐसे आते हैं कि NEP 2005 के अध्याय 5 में किसके बारे में बात की गई है, या फिर ऐसा लिखा जाएगा प्रश्न में कि शिक्षकों के बारे में NEP के कौन से अध्याय में चर्चा की गई है। तो आपको ध्यान रखना है अध्याय 5 सिर्फ शिक्षकों के बारे में बात करता है। और इसमें कहा गया कि 2030 तक न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय डिग्री जो B.Ed है वही मान्य होगी। अब मतलब ये 2 साल वाली B.Ed 2030 तक ही मान्य है, इसके बाद में 4 वर्षीय स्वीकृत B.Ed की डिग्री ही मान्य होगी। सामान्य क्षेत्रों में शिक्षक छात्र अनुपात 1:30 होना चाहिए, यानी कि एक शिक्षक पे 30 बच्चे होने चाहिए सामान्य क्षेत्रों में। लेकिन जो शैक्षिक दृष्टि जो पिछड़े, यहाँ पे ये गलत लिख दिया है, शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़े बालक हैं, यानी कि ऐसे क्षेत्र जो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, वहाँ पर शिक्षक छात्र अनुपात जो है 1:25 हो सकता है। इसके बाद में यहाँ पर बताया है सतत व्यावसायिक शिक्षा CDP के लिए प्रतिवर्ष शिक्षक को न्यूनतम 50 घंटे का प्रशिक्षण दिया जाएगा। शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्यचर्या जारी करना, और जिसे NCFTE कहा जाएगा। अध्याय 6 में आपको यहाँ पर बताया है समतामूलक एवं समावेशी शिक्षा के बारे में जोर दिया है। अध्याय 6 में बात की गई है कि समाज के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र, जिसको SEZ कहते हैं, स्पेशल एजुकेशन जोन है ना, स्पेशल एजुकेशन जोन शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र को विशेष शिक्षा क्षेत्र कहा जाएगा। इनको विशेष शिक्षा का क्षेत्र कहा जाएगा SEZ। लड़कियों के लिए गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए जेंडर इंक्लूजन फंड भी दिया जाएगा। और CWSN जो बालक होते हैं, उन बच्चों को गुणात्मक शिक्षा हेतु उनके लिए एक कार्य योजना बनाई जाएगी। अध्याय 7 में देखो विद्यालय परिसर के बारे में बात की गई कि विद्यालय का जो परिसर वो किस प्रकार का होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि विद्यालय परिसर की अवधारणा सर्वप्रथम कोठारी आयोग ने 1964-66 के अंदर दी थी। 5 से 10 किलोमीटर के क्षेत्र में 2025 तक स्कूल कॉम्प्लेक्स स्थापित किए जाएंगे। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के स्कूल, खेल मैदान, पुस्तकालय, सामाजिक चेतना केंद्र, बाल केंद्र बनाए जाएंगे। अध्याय 8 में यहाँ पर मानक निर्धारण और प्रत्यायन, यानी कि स्कूलों के मानक निर्धारित किए गए हैं अध्याय 8 में। तो देखो प्रत्येक राज्य में शिक्षा नीति के मानकों को निर्धारित करने के लिए मानकों को स्थापित किया गया है। देखो सबसे पहले स्कूली शिक्षा विभाग होगा, उसमें ये क्या करेगा, ये विभाग ये शैक्षिक नीतियों का निर्धारण करेगा। इसके बाद में स्कूली शिक्षा निदेशालय ये क्या करेगा, नीतियों का क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग करने का काम करेगा।
उसके बाद में SCERT, या राजस्थान में बोले तो इसको RSCERT बोल सकते हैं, जो कि उदयपुर के अंदर है। ये आकस्मिक कार्य करेगा। और उसके बाद में एक विभाग और होगा, संस्था SSSR, स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी, यानी कि राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण। इसका भी यहाँ पर गठन किया जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये तो अपना उदयपुर के अंदर जो अपनी संस्था है ही अभी प्रेजेंट टाइम में पाठ्यक्रम निर्माण करती है, यानी कि जो है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अब इसका नाम राजस्थान के संदर्भ में बोले तो यहाँ पर राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग हो जाएगा। ये आपको सबको पता है। यह प्राधिकरण राज्य में स्कूलों के लिए मानकों का निर्धारण करेगा, SSSR है ना, ये काम करेगा। NEP 2020 राजस्थान के संदर्भ में अगर हम बात करें तो यानी कि राजस्थान के संदर्भ में इस पॉलिसी में क्या कहा गया है, तो पाठ्यचर्या निर्माण, देखिए राजस्थान की 7 डाइट के सहयोग से नवीन पद्धति पर आधारित 4 पाठ्यचर्या निर्माण किया जा रहा है 4 प्रकार से। एक तो NCF ECCE, NCF TE और NCF SE, ये स्कूल एजुकेशन के लिए, ठीक है, और NCF AE ये प्रौढ़ शिक्षा के लिए, और ये शिक्षक शिक्षा के लिए। यानी कि ये 4 जो है यहाँ पर पाठ्यचर्या, 4 प्रकार से पाठ्यचर्याओं का निर्माण किया जाएगा, अलग अलग बच्चों के लिए अलग, प्रौढ़ों के लिए अलग, जो शिक्षक हैं उनके लिए अलग। उपरोक्त चारों पाठ्यचर्या जो है इनका संचालन करने के लिए 3 समितियों का निर्माण किया गया है। और आगे है 2030 तक 100% युवा एवं प्रौढ़ साक्षरता दर का लक्ष्य रखा गया है, और 2025 तक कम से कम 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा भी उपलब्ध कराई जाए, ये इसके अंदर कहा गया है। इस प्रकार से ये आपका फ्रेंड्स आपको मैंने ये NEP 2020 के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी बताई है। हालांकि NEP 2020 का डॉक्यूमेंट बहुत विस्तृत है, इस पूरे को अपन पढ़ नहीं सकते, और ये हमारे काम का भी नहीं है एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं। आप इसको PDF डायरेक्ट आप डाउनलोड कर पाएंगे डिस्क्रिप्शन से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि मैं वहाँ पर इसका लिंक दे दूँगा। और इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके लिए इसी टॉपिक से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आऊँगा। तब तक आप मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।